प्राचीन भारत कक्षा 11 अध्याय 2 प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन। इतिहास के अध्ययन का एक रोचक पहलू स्वयं इतिहास लेखन के इतिहास को जानना है। इससे आपको इस बात की झलक मिलती है कि बदलती व्याख्याओं से कैसे स्वयं इतिहास भी बदल जाता है। इतिहास लेखन की परंपरा। इतिहास के लेखन के अध्ययन का एक रोचक पहलू स्वयं इतिहास लेखन के इतिहास को जानना है। इससे आपको इस बात की झलक मिलती है कि बदलती व्याख्याओं से कैसे स्वयं इतिहास भी बदल जाता है। किस प्रकार एक ही आधारभूत जानकारी और एक ही साक्ष्य का विभिन्न विद्वानों के हाथों में जाकर बिल्कुल भिन्न अर्थ हो जाता है। इस अध्याय में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के ठीक इसी पहलू की जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन कब और कैसे शुरू हुआ और एक बहुत लंबे काल में विभिन्न मार्गों को तय करते हुए इसने किस प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति की। बहुत से विद्वानों का, जो विदेशी विद्वान हैं, उनका मत था कि भारतीयों में इतिहास लेखन की कोई समझ नहीं थी और इतिहास के नाम पर जो कुछ भी लिखा गया था वह बिना अर्थ वाली कहानी से अधिक कुछ नहीं। उनका यह निर्णय बड़ा कठोर प्रतीत होता है। यह कहना कि भारतीयों को अपने इतिहास का कोई बोध नहीं था, उन्हें इतिहास लेखन की कोई समझ नहीं थी, बिल्कुल गलत है। प्राचीन भारत में इतिहास के ज्ञान को बहुत उच्च स्थान दिया जाता था। उसे वेद के समान पवित्र माना जाता था। अथर्ववेद, ब्राह्मणों और उपनिषदों में इतिहास पुराण को ज्ञान की एक शाखा के रूप में शामिल किया गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र, जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचना की गई थी, में राजा को यह सलाह दी है कि उसे प्रतिदिन अपना कुछ समय इतिहास का वर्णन सुनने में लगाना चाहिए। पुराणों के अनुसार इतिहास के ये विषय हैं: सर्ग यानी सृष्टि की उत्पत्ति, प्रतिसर्ग यानी सृष्टि का प्रत्यावर्तन और प्रतिविकास, मनवंतर यानी समय की आवृत्ति, वंश यानी राजाओं और ऋषियों की वंशावली और वंशानुचरित यानी कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियाँ। पौराणिक साहित्य बड़ा विशाल है और 18 प्रमुख पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं और अनेक ग्रंथ हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सभी पुराणों में राजवंशों का वर्णन अर्जुन के पौत्र परीक्षित के शासनकाल को आधारभूत संदर्भ मानते हुए किया गया है। उससे पहले के सभी राजवंशों और राजाओं का उल्लेख भूतकाल में किया गया है और उत्तरवर्ती राजाओं और राजवंशों का उल्लेख भविष्यकाल में किया गया है। संभवतः इसका कारण यह है कि परीक्षित के राज्यारोहण को कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। बहुत से विद्वानों का विचार है कि यह तथ्य इस ओर भी इंगित करता है कि शायद पुराणों के लिखे जाने का कार्य परीक्षित के शासनकाल में पूरा हुआ था। पुराणों के संदर्भ में यह स्मरण रहे कि प्राचीन भारत में इतिहास को अतीत के प्रकाश में वर्तमान और भविष्य को आलोकित करने का साधन समझा जाता था। इतिहास का प्रयोजन यह समझना और बताना था कि व्यक्तियों का परिवार के प्रति, परिवारों का वंश के प्रति, वंशों का गांव के प्रति, गांवों का जनपद व राष्ट्र के प्रति, अंततः समूची मानवता के प्रति क्या कर्तव्य है और उनमें त्याग व बलिदान की भावना कैसे उत्पन्न की जाए। इतिहास को राजाओं, राजवंशों के नामों और उनकी उपलब्धियों आदि का विशाल संग्रह नहीं समझा जाता था। इसे सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना जागृत करने का एक सशक्त माध्यम माना जाता था। शायद इसलिए वर्षा ऋतु में और त्योहारों एवं पर्वों के अवसर पर प्रत्येक गांव और नगर में पुराणों का वाचन और श्रवण वार्षिक समारोहों का एक आवश्यक अंग था। हो सकता है कि पुराण आधुनिक इतिहास की लेखन की कसौटी पर खड़े न उतरे हों, अथवा जिन्होंने इसे लिखा उन्हें इतिहासकार के शिल्प विधान का ज्ञान न हो, किंतु उन्हें अपने कार्य के प्रयोजन और स्वयं इतिहास के प्रयोजन की पूरी जानकारी थी।
F.A. फार्जीटर और S.C. राय चौधरी जैसे बहुत से इतिहासकारों ने पुराणों में वर्णित विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों के आधार पर इतिहास लिखने की कोशिश की। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जो 324 से 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, ने उन 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की जो तब तक बीते 6053 वर्षों में हुए थे। कलहंत रचित राजतरंगी इतिहास की ऐसी कृति है जो निस्संदेह अपने किस्म का एकमेव उदाहरण है। अपने दृष्टिकोण और ऐतिहासिक विषय वस्तु के इतिहासकारों में इसका बहुत अधिक सम्मान है। प्रारंभिक विदेशी। जब हम प्राचीन भारत के बारे में भारत की सीमाओं से बाहर लिखे इतिहास पर नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि इस दिशा में सबसे पहला प्रयास जो है वो यूनानी लेखकों का था। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय हेरोडोटस, निरियाकस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रैबो, जस्ट-प्लिनी, टॉलमी। लेकिन मेगास्थनीज को छोड़कर इन सभी ने भारतीय इतिहास को सही अर्थों में केवल सीमांकित रूप से स्पर्श किया। उनका सरोकार अधिकांशतः भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों और प्रधानतः उन क्षेत्रों से ही था जो फारस और यूनान के क्षत्रपों के राज्यों के भाग थे, जहां सिकंदर का अभियान हुआ था। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में विस्तार पूर्वक लिखा है, लेकिन यह पुस्तक आज हमें उपलब्ध नहीं है। हमें मेगास्थनीज द्वारा लिखित बातों का पता डायोडोरस, स्ट्रैबो और एरियन के लेखों में शामिल अनेक उद्धरणों से लगता है। यह बहुत स्पष्ट है कि मेगास्थनीज को भारतीय समाज और सामाजिक व्यवस्था की बहुत कम जानकारी थी। उदाहरण के लिए उसने लिखा कि भारतीय समाज 7 जातियों पर आधारित था। ऐसा प्रतीत होता है कि मेगास्थनीज के लेखों में जो विसंगतियां पाई जाती हैं उनका कारण यह है कि उसे किसी भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था। वह भारतीय समाज का अंग नहीं था, इसलिए यहाँ के जनमानस से परिचित नहीं था। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ईसा की पहली कुछ शताब्दियों के दौरान भारत के साथ गहरे व्यापारिक संबंधों के बारे में उस काल की भारतीय साहित्य परंपरा में इतने कम उल्लेख मिलते हैं। इतिहास लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण जो है वो अल-बरूनी से शुरू हुआ, जिसका जन्म सन 973 ईस्वी में मध्य एशिया में हुआ था और जिसकी मृत्यु 1048 में गजनी वर्तमान अफगानिस्तान में हुई। वह अपने समय का एक महान विद्वान था और गजनी के महमूद का समकालीन था। जब महमूद ने मध्य एशिया के कुछ भाग पर विजय प्राप्त की तो अल-बरूनी को अपने साथ ले गया। यद्यपि अल-बरूनी को अपनी स्वतंत्रता छिन जाने का दुख था, लेकिन उसने अपने कार्य के लिए अनुकूल परिस्थितियों की सराहना की। मेगास्थनीज के विपरीत अल-बरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और भारतीय स्रोतों का सही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। उसने जिन रचनाओं का अध्ययन किया उसकी सूची काफ़ी लंबी और प्रभावोत्पादक है। उसके अध्ययन का क्षेत्र दर्शन, धर्म, संस्कृत, समाज से लेकर विज्ञान, साहित्य, कला और चिकित्सा तक है। अल-बरूनी की कृति को काफ़ी हद तक वस्तुपरक कहा जा सकता है और जहाँ कहीं भी उससे गलती हुई वह किसी अन्य कारणों से नहीं बल्कि उस प्रसंग को ठीक तरह से समझ नहीं पाने के कारण हुई है। अल-बरूनी को तुलनात्मक रूप से उन धार्मिक अथवा नस्ली पक्षपात से मुक्त होने का श्रेय दिया जा सकता है जो हमें उसके परवर्ती मुस्लिम अथवा यूरोपीय लेखकों की कृतियों में देखने को मिलता है। लेकिन अल-बरूनी भी कभी कभी अपना क्षोभ व्यक्त करता है जब वह व्यंग्यपूर्वक कहता है कि हिंदू यह सोचते हैं कि उनके देश जैसा कोई अन्य देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई अन्य राष्ट्र नहीं, उनके राजा जैसा कोई राजा नहीं, उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, उनके विज्ञान जैसा कोई विज्ञान नहीं। ईसाई धर्म प्रचारक और ज्ञानोदय। इतिहास लेखन के अगले चरण का संबंध यूरोपीय हितों, मुख्यतः इतिहास धर्म प्रचारकों से है। भारत के बारे में अनेक ग्रंथों की रचना की गई, लेकिन इनमें से किसी एक की भी तुलना अल-बरूनी की कृतियों से नहीं की जा सकती। हालांकि अल-बरूनी में भी एक सुपरिभाषित धार्मिक और आस्थात्मक चेतना थी, लेकिन वह मूलतः एक विद्वान था और अपने धर्म का प्रचार करने को प्रेरित नहीं था। ईसाई धर्म प्रचारकों की अधिकतर रचनाओं को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है।
भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने और लिखने में उनकी अधिक रुचि उसके दोष दर्शाने और धर्म प्रचार संबंधी क्रियाकलापों की भूमिका तैयार करने में थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में उनका योगदान यूरोप के धार्मिक, बौद्धिक और राजनीतिक आंदोलनों से प्रभावित था। लेकिन यहाँ उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि इन सबके परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास के बारे में न केवल बहुत मात्रा में योगदानों का संचय हो गया, बल्कि भारतीय इतिहास यूरोप की राजनीतिक और धार्मिक समस्याओं का शिकार भी बना। ज्ञानोदय होने के साथ साथ भारत के बारे में यूरोपीय इतिहास लेखन का एक अन्य दौर प्रारंभ हुआ। जॉन होल, नाथानियल हॉलहेड और अलेक्जेंडर डी ने, जो सभी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे, भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में लिखा और प्राचीन संसार में भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता सिद्ध की। उन्होंने पौराणिक स्रोतों के आधार पर मानव जाति के अति प्राचीन होने का भी वर्णन किया। होलवेल ने लिखा कि हिंदू ग्रंथों ने ईसाई ग्रंथों में उद्घाटित सत्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ सत्य का उद्घाटन किया है, और उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट में वर्णित बाढ़ आने के समय को उससे कहीं पहले माना है। होलवेल ने यह भी लिखा कि मिस्रवासियों, यूनानियों और रोमन की मिथिक विद्याएं, पौराणिक कथाएं और सृष्टि मीमांसा ब्राह्मणों के सिद्धांतों से उधार ली गई हैं। हॉलहेड ने भी भारतीय इतिहास, धर्म, पौराणिक कथा आदि विभिन्न पहलुओं की आलोचनात्मक ढंग से जांच की थी। उसने 4 युगों में विभाजित मानव इतिहास की विशाल अवधियों के बारे में चर्चा की और यह निष्कर्ष निकाला कि मानव उत्पत्ति से लेकर उसके विकास तक का इतिहास मात्र कुछ हजार वर्षों में समेटा नहीं जा सकता। इतने लंबे इतिहास को कुछ वर्षों में समेट देना तर्कसंगत भी प्रतीत नहीं होता। 17वीं और 18वीं शताब्दी में रचित यूरोप में साहित्य के विशाल परिमाण के आधार पर बहुत से विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने, जिन्होंने कभी भारत नहीं देखा था, भारत के बारे में लिख डाला। महान बुद्धिजीवी और राजनीतिक विशारद वोल्टेयर ने भारत को धर्म के सबसे प्राचीन विशुद्ध रूप की वासभूमि और विश्व सभ्यता की शाश्वत अस्थि पालना माना। वोल्टेयर धर्मनिरपेक्ष विद्या और सामरिक संस्कृति के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों की प्राथमिकताओं के विषय में आश्वस्त था। उसने भारतीयों का वर्णन करते हुए कहा था कि अपने अंक को बैकगेमन, पासे के खेल और शतरंज के खेल, रेखा गणित के अपने प्रथम सिद्धांतों और अपनी कथा कहानियों के लिए जो हमारी अपनी बन चुकी है, हम भारतीय लोगों के ऋणी हैं। उसने आगे लिखा कि संक्षेप में मेरी यह मान्यता है कि हमारी प्रत्येक क्षेत्र, खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या, अध्यात्म विद्या, तत्व मीमांसा आदि गंगा के तट से आई है। फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी और यात्री पियर दी सॉन्ड्रेट का भी विश्वास था कि सारा ज्ञान भारत से आया है, जिसे वह सभ्यताओं की जन्मभूमि मानता था। 1807 ईस्वी में प्रसिद्ध दार्शनिक सेलिंग ने लिखा कि वास्तव में यूरोप एक ठूंठ अनउपजाऊ तने के अलावा और क्या है, जो अपनी हर चीज के लिए प्राच्य पैबंदों का ऋणी है। विख्यात दार्शनिक इमानुएल कांट ने भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की महानता को स्वीकार किया। उन्होंने लिखा था कि उनके धर्म में एक महान विशुद्धता थी और उसमें देवत्व की विशुद्ध संकल्पना के चिन्ह मिल सकते हैं, जो हमें अन्यत्र कहीं आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी घोषित किया था कि भारतीय धार्मिक विचार मतान्धता और असहिष्णुता से मुक्त हैं। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। हमने इससे पहले भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों और भारतीय इतिहास लेखन में उनके हित का उल्लेख किया है। औपनिवेशिक हितों के अलावा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ने भी भारतीय इतिहास को उन्हें अपने तरीके से लिखने में सहायता की, किंतु इसी समय यह उल्लेख कर देना जरूरी है कि उस समय के अधिकांश लेखन धार्मिक आस्थाओं और राष्ट्रीयता संबंधी तत्कालीन वाद विवाद का और आर्थिक स्वार्थ साधन के लिए यूरोपीय उपनिवेशों का विस्तार करने के उनके हितों का परिचय मिलता है।
इस पथ का अनुसरण करने वाले 19वीं शताब्दी के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से हैं विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, मोनियर विल्यम्स, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स और F.W. हेगल। 20वीं शताब्दी के इस विचारधारा के इतिहासकारों में सबसे प्रसिद्ध विंसेंट आर्थर स्मिथ 1843 से 1920 था, जिसने प्राचीन भारत का पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किया जो 1904 में प्रकाशित हुआ था। जब भारत का अतीत गौरव लोकप्रिय होना शुरू हुआ और भारतीय दर्शन, तर्कशास्त्र और सृष्टि की उत्पत्ति, मानव जाति और उसकी आयु आदि के बारे में भारतीय लेखन को स्वीकृति मिलनी शुरू हुई, तो बहुत से यूरोपीय विद्वानों को चिंता होने लगी। लगभग 1000 वर्ष से अधिक समय से यूरोप के अधिकांश लोगों ने ओल्ड टेस्टामेंट को मानव जाति के इतिहास को अभिलेखबद्ध करने वाला अंतिम और अकाट्य प्रमाण स्वीकार कर रखा था। उदाहरण के लिए थॉमस मॉरिस यह सब देखकर बुरी तरह विक्षुब्ध हुआ। उसने 1812 में लिखा, विश्व की आयु के बारे में कुछ संशयी फ्रांसीसी दार्शनिकों की दुस्साहसिक कल्पनाओं, तर्कों, जो मुख्यतः उन ब्राह्मणों की काल्पनिक उड़ानों पर आधारित थी, मूसा द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था और इसके साथ साथ ईसाई धर्म को पलटने की प्रत्यक्ष प्रवृत्ति है। ये लोग सृष्टि की सृजन, बाइबिल की कथा के बारे में भी अत्यंत चिंतित हो उठे। बिशप अचसर ने हिसाब लगाया था कि समूची सृष्टि की उत्पत्ति 23 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व को 9 बजे प्रातः की गई और महान बाढ़ 23,049 ईसा पूर्व में आई थी। भारतीय पौराणिक कथाओं के समक्ष अब तो इन तारीखों और इनके सृजन की कथाओं के गलत साबित होने का खतरा पैदा हो गया था। इन भारतीय पौराणिक कथाओं में 4 युग, करोड़ों वर्ष बीतने का उल्लेख किया गया था। इससे उनके विश्वास की नींव खतरे में पड़ गई, किंतु उनके मत के श्रद्धालुओं को इस विषय में सर विलियम जोन्स के विभिन्न लेखों के सौभाग्यपूर्ण आगमन से राहत मिली। इस बारे में सर विलियम जोन्स की चिंता किसी अन्य व्यक्ति से कम नहीं थी। उन्होंने 1788 में लिखा था कि कुछ विद्वान और भले लोगों को मूसा के विवरणों की प्रामाणिकता में संदेह होने लगा है। जोन्स इस बारे में बहुत स्पष्ट विचार था कि या तो जेनेसिस के पहले 11 अध्याय सही हैं अथवा हमारे धर्म का समूचा ताना बाना मिथ्या है, और यह एक ऐसा निष्कर्ष है जो हमसे कोई भी निकलवाना नहीं चाहेगा। अपने धर्म के निष्ठावान लोगों की बढ़ती हुई चिंता को देखते हुए कर्नल बोर्डन द्वारा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के बोर्डन आचार्य पद की स्थापना विशेष रूप से अंग्रेजों में संस्कृत सीखने को बढ़ावा देने के लिए की गई, ताकि उसके देश के लोग भारतवासियों का ईसाइयों के रूप में धर्मांतरण कर सके। भारतीय परंपरा और धर्म को नीचा दिखाने वाली साहित्यिक कृतियों के लिए पुरस्कारों का प्रलोभन दिया गया। बोर्डन पिट चेयरमैन का पहला अधिष्ठा होरेस हेमन विल्सन था। अपने द्वारा दिए गए भाषणों की श्रृंखला के बारे में लिखते हुए विल्सन ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया कि ये भाषण हिंदू धार्मिक प्रणालियों का सबसे जोरदार खंडन करने के लिए जॉन म्यूर द्वारा दिए जाने वाले 200 पाउंड का इनाम पाने में उम्मीदवारों की सहायता करने के लिए लिखे गए थे। फ्रेडरिक मैक्स मुलर 19वीं शताब्दी का एक सबसे अधिक सम्मानित भारतीय विद्या विशारद समझा जाता है। वह एक जर्मन था, लेकिन उसने अपना अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बिताया था। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुरोध पर और उसकी वित्तीय सहायता से उसने भारतीय धार्मिक ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करने और उनकी व्याख्या करने का अति विशाल कार्य अपने हाथ में लिया। यद्यपि उसने संस्कृत ग्रंथों के विशाल भंडार का अनुवाद करने और इस प्रकार उन्हें अंग्रेजी भाषी संसार की जानकारी में लाने का अभूतपूर्व कार्य किया, लेकिन उसका दृष्टिकोण और मंतव्य कभी भी पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं था। वे उसके धार्मिक विश्वास और राजनीतिक आवश्यकताओं से प्रभावित थे। इन दोनों बातों से भारतीय इतिहास को लिखने और उसकी व्याख्या करने का समूचा दृष्टिकोण प्रभावित हुआ। सन 1857 में मैक्स मुलर ने ड्यूक ऑफ गार्किल में लिखा कि मैं जेनेसिस में वर्णित सृष्टि के सृजन को बिल्कुल ऐतिहासिक मानता हूँ। इसलिए कालावधि के रूप में उसके पास केवल 6000 वर्षों का अर्थात 4000 ईसा पूर्व का समय का था, जिसके भीतर सृष्टि के समूचे इतिहास को समायोजित किया जाना था। यही वह मार्ग निर्देशक सिद्धांत था जिसके तहत विलियम जोन्स
मैक्स मुलर, विंसेंट स्मिथ और अन्य लोगों ने भारतीय इतिहास लिखा। सबसे पहले इस मामले को तय करने के लिए विलियम जोन्स ने अपने शुद्ध सहयोगियों के लाभ और संतोष के लिए भारतीय कालक्रम की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा उठाया। मैं आपके समक्ष भारतीय कालक्रम का जो संस्कृत की पुस्तकों से निकाला गया है संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और चूंकि मैं किसी प्रणाली से संबद्ध नहीं हूँ, इसलिए यदि मूसा संबंधी इतिहास गलत प्रमाणित होता है तो मैं उसे उसी तरह नकार दूंगा जिस तरह की मैं उस पर उस स्थिति में विश्वास कर लूँगा, यदि उसकी पुष्टि असंदिग्ध साक्ष्य के आधार पर ठोस तर्क द्वारा होगी। इस प्रकार के आश्वासनों के बावजूद इस मामले में जोन्स के अपने बौद्धिक झुकाव का परिचय उसके पहले के अनेक लेखों से मिलता था। उदाहरण के लिए सन 1788 में उसने लिखा था कि मेरे लिए जेनेसिस की आदरणीय पुस्तकों की पवित्रता पर विश्वास करना अनिवार्य है। सन 1790 में जोन्स ने यह दावा करते हुए अपने शोध कार्यों का समापन किया था कि मैंने अब से लेकर पिछले 3800 वर्षों से अधिक समय के भारतीय साम्राज्य की नींव खोज ली, जो विषम असर की सृष्टि की उत्पत्ति 4004 ईसा पूर्व की तारीख सीमाओं के भीतर है, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह महान बाढ़ की काल सीमा के भीतर भी आ जाती है, जो जोन्स के विचार के अनुरूप 2350 ईसा पूर्व में आई थी, जब जोन्स संस्कृत साहित्य के कालक्रम का प्रश्न उत्पन्न हुआ। तो मैक्स मुलर के सामने भी यह कठिनाई उपस्थित हुई। अपना स्वयं का आधार न होने के कारण और प्रत्येक भारतीय साक्ष्य को नकारते हुए उसने समूचे संस्कृत साहित्य का समय मनमाने ढंग से निर्धारित कर दिया, और सबसे पहली रचना अर्थात ऋग्वेद को 1500 ईसा पूर्व के समय अर्थात एक बार फिर जेनेसिस के कालक्रम को सुरक्षित सीमाओं के भीतर लिखा गया बताया। यूरोपीय विशेष रूप से ब्रिटेन के विद्वानों के इन प्रयासों से ईसाई धर्म और उसके निष्ठावान अनुयायियों को कुछ राहत मिली और उनके लिए यह नया दृष्टिकोण सुरक्षित बन गया। इन कृतियों, विशेषतः जोन्स की कृतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए ट्रॉटमैन ने 1997 में लिखा है कि जोन्स ने वस्तुतः यह सिद्ध किया कि संस्कृत साहित्य बाइबिल का शत्रु नहीं बल्कि उसका मित्र है, जो इतिहास के बारे में बाइबिल के कथन की पुष्टि करता है। कालक्रम के बारे में जोन्स के अनुसंधानों से स्थिति कुछ हद तक शांत हो गई और उनसे इस बात की प्रभावकारी गारंटी मिली कि हिंदू धर्म की नई प्रशंसा से इतिहास धर्म को बल मिलेगा और इससे उसके उखाड़े जाने में सहायता नहीं मिलेगी, यानी ईसाई धर्म को उखाड़े जाने में। इस प्रकार भारतीय इतिहास की नीति अब ईसाई धर्म की सुरक्षा और उसकी मर्जी के साथ जुड़ गई। भारतीय विद्या के प्रमुख यूरोपीय विद्वानों के प्रयासों के परिणामों को और उनके उद्देश्य की परिणति को उनके निजी पत्र व्यवहार में देखा जा सकता है। मैक्स मुलर ने सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के 50 खंडों के संपादन के अपने महान कार्य के बारे में अपनी पत्नी को लिखा है कि मेरा यह संस्करण वेदों का अनुवाद आज के बाद भारत के भाग्य और उस देश के करोड़ों लोगों की आत्माओं के विकास को बड़ी हद तक प्रभावित करेगा। यह उनके धर्म का मूल है और मेरा विश्वास है कि उन्हें दिखाना है कि यह मूल क्या है, उस सबका मूल्यच्छेदन करने का एकमेव मात्र है जो पिछले 3000 वर्षों के दौरान उससे उत्पन्न हुआ। इसके 2 वर्ष बाद 1886 में मैक्स मुलर ने ड्यूक ऑफ आर्किल को, जो उस समय ब्रिटेन का भारत संबंधी मामलों का राज्य मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, लिखा कि भारत के प्राचीन धर्म का विनाश होने वाला है और यदि ईसाई धर्म इसका स्थान नहीं लेता तो दोष किसका होगा। मैक्स मुलर इस प्रकार का इतिहास लिखने वाला और भारत की भूमि से सभी भारतीय परंपराओं के मूल्योच्छेदन की कामना करने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। मोनेरियम विलियन ने, जो अपने संस्कृत अंग्रेजी और अंग्रेजी संस्कृत शब्दकोशों के लिए विख्यात है और ऑक्सफोर्ड में संस्कृत के विषय का बोर्डन प्रोफेसर था, 1889 में लिखा कि जब ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म के सुदृढ़ दुर्ग की दीवारों की घेराबंदी हो जाएगी, उन्हें कमजोर बना दिया जाएगा और जब अंततः ईसाई धर्म के सैनिकों द्वारा उन पर आक्रमण किया जाएगा तो ईसाईयत की अवश्य में संपूर्ण जीत होगी। इस प्रकार हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास के बारे में लिखित अधिकांश पुस्तकें जेनेसिस में विश्वास द्वारा आरोपित पूर्व शर्तों में से ही मार्गदर्शित थी।
और उन सभी रचनाओं अथवा पुस्तकों का प्रतिवाद करने के लिए लिखी गई थी जिनमें भारत की महान सभ्यता और भारतीय दर्शन शास्त्र और चिंतन के रूप में भारत के अतीत की छवि प्रदर्शित की गई थी, जिसे सृष्टि और मानव जाति की उत्पत्ति का अति पुरातन काल में होने का संकेत मिलता था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था कि जिस एक अन्य घटक से प्राचीन भारतीय इतिहास को विकृत करने में मदद मिली थी वह था भारत में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हित। हम देखते हैं कि सन 1804 तक भारत के प्रति ब्रिटेन के रवैये में एक सुस्पष्ट परिवर्तन हो गया था। ब्रिटिश लोगों के हाथों में फ्रांसीसियों की पराजय होने और मराठाओं की शक्ति क्षीण होने के बाद ब्रिटेन के लोग भारत पर अपने शासन के बारे में आश्वस्त हो गए थे, लेकिन वे इस बात से चिंतित थे कि भारत में आने वाले ब्रिटेन के नागरिक ब्राह्मणवाद के प्रभाव में आ रहे हैं और उनमें हीन भावना उत्पन्न हो रही है। इस समस्या पर काबू पाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों में पश्चिमी सभ्यता के बारे में श्रेष्ठता की भावना उत्पन्न करने के लिए उन्होंने एक दोहरी कार्यनीति अपनाई। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण वह मुहिम थी जो जेम्स मिल के नेतृत्व में उपयोगितावादी साधा यूटिलिटेरियन स्कूल द्वारा शुरू की गई थी। जेम्स मिल ने 1806 और 1818 के बीच अवधि में 6 खंडों में भारत का इतिहास लिखा, जबकि वह न तो कभी भारत आया था और न ही उनसे किसी भारतीय भाषा का ज्ञान था। उसमें उसने भारतीय इतिहास को बिना किसी तर्क और औचित्य के 3 भागों में विभाजित किया। पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश काल। उसने हिंदू काल की एक अत्यंत घटिया छवि प्रस्तुत की। उसने हिंदू काल की प्रत्येक संस्था और विचार कार्य की निंदा की और देश की सभी बुराइयों के लिए हिंदू को जिम्मेदार ठहराया। यह पुस्तक इंग्लैंड के हारलेबरी स्कूल में पाठ्य पुस्तक के रूप में निर्धारित की गई, जिसकी स्थापना प्रशासकों और सैनिक अधिकारियों के रूप में आने वाले युवा अंग्रेजों को शिक्षा देने के लिए की गई। जेम्स मिल और उसके पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल और उसके शिष्य मैकाले ने भारत में साम्राज्यवादी नीति और भारतीय शिक्षा के भविष्य को रूप देने में प्राचीन भारत के इस विकृत इतिहास की सहायता से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेम्स मिल के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए भारत में ब्रिटेन सरकार की सेवा में नियुक्त B.A. स्मिथ नाम के एक ICS अधिकारी ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया भारत का प्राचीन इतिहास नामक एक पाठ्य पुस्तक तैयार की। सिविल सेवा के वफादार सदस्य के रूप में उसने भारत में विदेशियों की भूमिका पर बल दिया। उसकी पुस्तक में लगभग 1/3 भाग सिकंदर के आक्रमण के बारे में था। स्मिथ का जातीय अहंकार अस्पष्ट हो जाता है जब वह लिखता है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक सिकंदर के विजय अभियानों से एशिया की सबसे बड़ी सेनाओं की अंतर्निहित दुर्बलता उजागर हो गई जब उनका सामना यूरोपीय कौशल और अनुशासन से हुआ। B.A. स्मिथ यह दर्शाने का प्रयत्न करता है कि जैसे सिकंदर ने हिमालय से समुद्र तक संपूर्ण भारत को जीत लिया था, जबकि तथ्य यह है कि उसने केवल भारत की पश्चिमोत्तर सीमा को छुआ भर था, और जैसा कि हम संबंधित अध्याय में देखेंगे यह वास्तव में एक नगण्य घटना थी। स्मिथ ने भारत को एक निरंकुश देश के रूप में प्रस्तुत किया जहां अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के समय तक कभी कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। उसने लिखा कि मुख्य रूप से भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमेव स्वरूप एक तंत्रीय शासन से रहा है। साम्राज्यवादी इतिहासकारों के समूचे दृष्टिकोण को इतिहासकार R.S. शर्मा ने बहुत बढ़िया ढंग से सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास की जो व्याख्या की उसका उद्देश्य था भारत के चरित्र और उसकी उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना, लेकिन इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित सामान्य निष्कर्ष या तो मिथ्या हैं अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। वे ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने के लिए अच्छी प्रचार सामग्री का काम दे सकते थे। ऐसे सभी निष्कर्षों का वास्तविक मंतव्य यह दिखाना था कि भारतीय अपना शासन स्वयं करने में असमर्थ हैं। राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण एक ही साक्ष्य के बारे में मतभेदों का और उसकी अलग अलग व्याख्या का न केवल सम्मान किया जाता है बल्कि इसे शैक्षिक संसार के स्वस्थ विकास के लिए अत्यंत आवश्यक भी समझा जाता है। लेकिन किसी के अतीत के इतिहास को विकृत करने के बारे में मतभेद एक बिल्कुल अलग बात है। 19वीं शताब्दी का सुशिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग प्राचीन भारतीय इतिहास की इन मिथ्या विकृतियों
इन मिथ्या विकृतियों को देखकर घबरा गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में राजेंद्र लाल मित्र, आर.जी. भंडारकर और बी.के. राजवाड़े जैसे कुछ विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया। भंडारकर और राजवाड़े दोनों महाराष्ट्र क्षेत्र के इतिहास के बारे में काम किया और उस क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया। लेकिन इतिहास के साम्राज्यवादी संस्करण को वास्तविक चुनौती 20वीं शताब्दी के पहले 25 वर्षों में मिली। इस काल के सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहासकार डी.आर. भंडारकर, एच.सी. रायचौधरी, आर.सी. मजूमदार, पी.वी. काने, ए.एस. अल्तेकर, के.पी. जायसवाल, के.ए. नीलकंठी शास्त्री, टी.पी. महालिंगन, एस.सी. रॉय और आर.के. मुखर्जी हैं। डी.आर. भंडारकर 1875 से 1950 में पुरालेखों और सिक्कों के साक्ष्य के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। अशोक और प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था के बारे में उनकी पुस्तकों से उन अनेक भ्रांतियों का निवारण करने में सहायता मिली जो साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा उत्पन्न की गई थी। राजनीतिक विचारों और संस्थाओं के क्षेत्र में साम्राज्यवादी विचारधारा को सबसे बड़ी चोट के.पी. जायसवाल 1881 से 1933 द्वारा पहुंचाई गई। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में, जो 1924 में प्रकाशित हुई थी, जायसवाल ने इस भ्रांति को प्रभावशील ढंग से धराशायी कर दिया कि भारतीयों के कोई राजनीतिक विचार नहीं थे और उनकी कोई पुरालेखीय स्रोत राजनीतिक संस्थाएं नहीं थी। साहित्यिक और पुरालेखीय स्रोतों के उनके अध्ययन से यह प्रदर्शित हुआ कि भारत कोई निरंकुशतावादी देश नहीं था, जैसा कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा प्रचार किया गया। वंशगत राज्य पद्धति के अलावा भारत में ऋग्वेद काल से ही गणतंत्रों की परंपरा थी। उन्होंने प्रमाणपूर्वक यह दर्शाया कि ब्रिटिश इतिहासकारों के विचारों के विपरीत भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन प्रणाली तत्कालीन विश्व के अनेक भाग की तुलना में कहीं अधिक विकसित थी। उनकी पुस्तक हिंदू पॉलिटी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में आज तक लिखी गई सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक समझी जाती है। ए.सी. रायचौधरी 1892 से 1957 ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक के प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया और वी.ए. स्मिथ द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रम के बादलों को लगभग पूरी तरह साफ कर दिया। आर.सी. मजूमदार को भारतीय इतिहासकारों में सबसे वरिष्ठ इतिहासकार समझा जाता है। वह बहुसर्जक लेखकों में से एक थे तथा उन्होंने भारतीय इतिहास के लगभग हर पहलू पर लिखा। उन्होंने प्राचीन भारत से स्वतंत्रता संग्राम तक के इतिहास के बारे में कई पुस्तकें लिखी। उनके प्रधान संपादनत्व में 11 खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस अनेक खंडों वाली पुस्तक माला में भारत के प्रागैतिहासिक काल से 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक भारतीय इतिहास के सभ्यता का निरूपण और विवेचन किया गया और यह एक अद्वितीय संदर्भ ग्रंथ है। के.ए. नीलकंठ शास्त्री 1892 से 1975 ने दक्षिण भारत के इतिहास को समझने में भारी योगदान दिया। अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी उनकी पुस्तकों और उनकी प्रखर विद्वता के अनुपम उदाहरण हैं। आर.के. मुखर्जी 1886 से 1961 शायद इस दृष्टि से लेखकों में से एक थे कि वह कठिन से कठिन विषयों को सरल भाषा में व्यक्त कर देते थे। हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया जैसी उनकी पुस्तकों ने भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को न केवल ठोस आधार प्रदान किया बल्कि उसे एक सामान्य पाठक की समझ के योग्य बना दिया। पी.वी. काने 1880 से 1972 संस्कृत के एक महान विद्वान थे। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र उनकी महान कृति जिसके 5 खंड हैं जिनमें 6000 से अधिक पृष्ठ हैं, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं का एक विश्वकोश है। इन महान विद्वानों के योगदान से ईसाई धर्म प्रचारकों और साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा फैलाई
गई धुंध को साफ करने में सहायता मिली। इतिहास की मार्क्सवादी विचारधारा। इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा पिछली शताब्दी में इतिहास लेखन की सर्वाधिक प्रभावशील विचारधारा थी। इतिहास लेखन के मार्क्सवादी नमूने के अंतर्निहित अंतर्विरोधों और उसकी संपूर्ण असफलता के बावजूद उस पर चर्चा करना और उसके द्वारा दिए गए योगदान का सम्मान करना शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मार्क्सवादी इतिहास के सार्वभौम नियमों और चरणों में विश्वास करते थे। उनका मानना है कि सभी समाज इतिहास के कम से कम 5 चरणों से गुजरते हैं: आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद। ये चरण कार्ल मार्क्स और एफ एंजल्स ने परिभाषित किए थे, जो साम्यवाद के प्रतिपादक थे। उन्होंने F.W. हेगल और लेविस हेनरी मॉर्गन के प्रति अपने बौद्धिक ऋण को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मार्क्स और एंजल्स ने इतिहास के जिन चरणों का प्रतिपादन किया था वह यूरोप के इतिहास के बारे में उनकी समझ पर आधारित थे। भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन पर चर्चा करने से पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि हेगल और मार्क्स ने भारतीय सभ्यता और इतिहास के बारे में क्या कहा। G.W.F. हेगल, जो कि 1770 से 1831 तक एक महान पाश्चात्य दार्शनिक था, हेगल कोई भारतीय विद्या विशारद नहीं था और न ही उसने संस्कृत अथवा कोई अन्य भारतीय भाषा सीखने का प्रयत्न किया था। उसने अनुवादों, रिपोर्टों आदि का उपयोग किया। भारतीय इतिहास के बारे में उसके लेख मुख्यतः विलियम जोन्स, जेम्स मिल और अन्य ब्रिटिश लेखकों के लेखों पर आधारित थे। भारतीय इतिहास के बारे में इन लेखकों के दृष्टिकोण पहले ही विस्तार पूर्वक चर्चा की जा चुकी है और यह स्पष्ट किया जा चुका है कि उन लेखकों की रचनाओं के सचमुच बड़े भीषण परिणाम निकले थे। प्रारंभ में हेगल का विचार था कि भारत को सामान्य रूप से पूर्वी देश के रूप में दर्शन शास्त्र के इतिहास से बाहर रखा जाना चाहिए। तथापि हेगल को अनेक लेखों के आलोक में बड़ी अनिच्छापूर्वक यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत की अपनी एक दार्शनिक प्रणाली है और उसका इतिहास बड़ा प्राचीन है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से इसे यूनान और रोम के दर्शन शास्त्र से घटिया स्तर का माना। यहाँ तक कि उसने के समकालीन यूरोपीय विद्वान भी भारतीय इतिहास और दर्शन के बारे में उसके निष्कर्षों से अचंभित हो उठे। उन्होंने उसे एक पश्चिमवासी के आद्य रूप में देखा जो पाश्चात्य विचारों को सभी चीज़ों का मापदंड मानता था। इसलिए उसने भारतीय संसार के बारे में जो कुछ भी कहना था वह नितांत अपर्याप्त सिद्ध हुआ और उसका परिणाम यह व्यंग्य चित्र के रूप में निकाला गया, जो यह दर्शाता है कि उसने एक ऐसा कार्य हाथ में लिया था जिसके लिए वह योग्य नहीं था। इन त्रुटियों के बावजूद हेगल का प्रभाव सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा। भारत में भी हेगल, नव हेगलवाद और हेगलवाद विरोध की उल्लेखनीय परंपरा देखने को मिली। इसी प्रकार मार्क्स को भी भारत के बारे में बहुत छिछली जानकारी थी और वह वस्तुतः जातीय पूर्वाग्रह और स्वार्थों से मुक्त नहीं था। उनमें से अधिकांश जो मार्क्स को भारत के बारे में कहना था वह समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों में पाया जाता है। मार्क्स ने इस मामले में हेगल का अनुसरण किया। मार्क्स भारत को ब्रिटेन द्वारा दास बनाए जाने का समर्थक था और उसने भारत को एक बिना इतिहास वाला पिछड़ा और असभ्य देश कहकर उसकी उपेक्षा की। उसने सन 1853 में लिखा कि इस प्रकार भारत पराजित होने से नहीं बच सकता था और भारत का संपूर्ण पिछला इतिहास यदि कुछ है तो उन उत्तरोत्तर पराजयों का इतिहास है जो उसने झेली। भारतीय समाज का कोई इतिहास नहीं, कम से कम कोई ज्ञात इतिहास नहीं। हम जिसे इसका इतिहास कहते हैं वह केवल इसके उत्तरोत्तर आक्रमणकारियों का इतिहास है, जिन्होंने इस अप्रतिरोधकारी और अपरिवर्तनशील समाज की निष्क्रियता के आधार पर अपने साम्राज्य स्थापित किए थे। भारतीय इतिहास के प्रति हेगलवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक बहुत लंबे समय तक कुल मिलाकर सुसुप्त बना रहा। भारत में ब्रिटेन के शासन के दौरान इसका एक तरह से कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा एक सर्वाधिक प्रभावशाली और प्रमुख विचारधारा बन गई। मार्क्स का अनुसरण करते हुए भारत का इतिहास फिर से लिखा जाने लगा। परिणामतः आदिम साम्यवाद
दासता, सामंतवाद और पूंजीवाद अर्थात मार्क्स और एंजल्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास के विभिन्न चरणों को भारतीय इतिहासों पर लागू किया जाने लगा। साम्राज्यवादी विचारधारा की भांति इस विचारधारा को भी भारतीय सभ्यता में कोई अच्छी चीज दिखाई नहीं देती थी। मार्क्स की तरह उनका विचार है कि भारतीय इतिहास में जो कुछ भी अच्छा है वह विजेताओं का योगदान है और इसलिए इस विचारधारा के अनुसार कुषाण काल भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल है, सातवाहन तथा गुप्त काल नहीं। गुप्त वंश के समय से 12वीं शताब्दी ईस्वी में मुसलमानों की विजय तक के काल को सामंतवाद का युग और अर्थात अंध युग कहा गया, जिसमें हर चीज का पतन हो गया था। लेकिन तथ्य यह है कि राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद इस तथाकथित अंध युग में साहित्य, विद्या, कला, स्थापत्य, अर्थव्यवस्था आदि के क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हुआ। इसके अलावा जब साहित्यिक साक्ष्य और उसके कालक्रम की बात आती है तो मार्क्सवादी इतिहासकार अधिकतर मैक्स मुलर और ब्रिटेन के अन्य साहित्यकारों का अनुसरण करते हैं। भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार सभी सामाजिक और धार्मिक विचारों, रीति रिवाजों और संस्थाओं की आर्थिक व्याख्या करने पर जोर देते हैं। चूंकि उन्हें धर्म और आध्यात्मिकता से चिढ़ है, इसलिए साधु संतों और ऋषि महात्माओं के प्रति उनकी अनादर की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इसके बावजूद उनके लेखों से भारतीय इतिहास के उन विभिन्न पहलुओं को समझने में जिनकी उपेक्षा की गई थी, भारी योगदान प्राप्त हुआ। डी.डी. कोसांबी को इस विचारधारा के अग्रदूतों में सबसे पहला व्यक्ति कहा जाता है। डी.आर. चान्ना, आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर, इरफान हबीब, बिपिन चंद्र और सतीश चंद्र भारत के कुछ प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। इतिहास की मार्क्सवादी योजना में मार्क्सवाद का एक आदर्श दर्शन और राज्य व्यवस्था और सोवियत संघ एक आदर्श राज्य। सोवियत संघ के टूटने और मार्क्सवादी राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के लगभग तिरोभाव के बाद मार्क्सवादी इतिहासकारों को इसके पतन के कारणों की व्याख्या करने में कठिनाई आ रही है। शायद इसी घटना के परिणाम स्वरूप मार्क्सवादी इतिहास लेखन अपनी चमक दमक खो बैठा है। बहुविषयक दृष्टिकोण। पिछले 10 वर्षों में पुरातत्व विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, मानव विज्ञान, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे विषय क्षेत्रों में विशाल मात्रा में आधारभूत जानकारी प्राप्त होने से प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में एक नई रुचि उत्पन्न हुई है। बहुत से विद्वानों ने पुराने सांचे की जंजीरों को तोड़ दिया और वे विभिन्न विषयों से प्राप्त जानकारी के प्रकाश में भारतीय इतिहास का अवलोकन कर रहे हैं। इसे बहुविषयक दृष्टिकोण कहा जा सकता है, जिसके उदाहरण अगले अध्याय में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। आप चाहे तो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को स्पष्ट करें। वंशानुचरित शब्द का क्या अर्थ है? मनवंतर, सर्ग, प्रतिसर्ग, युग और कल्प का। टिप्पणियाँ लिखना है किस पे? इतिहास के महत्व पे टिप्पणी लिखें। बहुविषयक दृष्टिकोण पे टिप्पणी लिखें। सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में बाइबल की क्या अवधारणा है, उस पर एक टिप्पणी लिखें। तीसरा क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा का वर्णन करें। चौथा, उन विदेशी यात्रियों के बारे में टिप्पणी लिखें जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी और उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा था। पांचवा, भारत के बारे में इतिहास धर्म प्रचारकों का क्या मत था। छठा क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की साम्राज्यवादी विचारधारा और भारतीय इतिहास लेखन के बारे में उनके दृष्टिकोण का वर्णन करें। सातवां है, इतिहास लेखन की राष्ट्रीय विचारधारा का वर्णन करें। यह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है। आठवां, इतिहास की मार्क्सवादी विचारधारा और भारतीय इतिहास के प्रति उसके दृष्टिकोण को परिभाषित करें। धन्यवाद।